स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एसक्यूएल सर्वर में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास होगा कंस्ट्रेंट करके। तो इस टॉपिक को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। करते हैं सबसे पहले तो एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने का तरीका आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपके पास नहीं शो हो रहा तो आप कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्वर दिख जाएगा। सर्वर नेम एपटेक का, एपटेक में हम लोग बाय डिफॉल्ट डॉट रखते हैं। लॉगिन ऐसे होता है। सिस्टम एडमिन यूजर नेम होता है। पासवर्ड 1234 या 123 आपको देखने को मिलेगा कई पीसीस के अंदर। कनेक्ट कर लीजिए, सिंपल तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए सर्वर कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने जो भी क्वेरी लिखनी है तो वो आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे माई एसक्यूएल में अपना पैड होता है, ऐसे यहाँ पर भी इसका पैड होता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक मसला ये है कि आप याद होगा जब हम लोग माई एसक्यूएल पे काम करते थे तो हम डेटाबेस को सिलेक्ट करते थे। तो जैसे हम मुझे डेटाबेस हमने लास्ट टाइम कौन सा बनाया था, हमारी क्लास के नाम से था। अगर हमें इसमें काम करना है तो हम वहां पर डबल क्लिक करते तो वो सिलेक्ट हो जाता। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप कौन सी कमांड चलाते हैं, यूज करके आप लिखेंगे अपने डेटाबेस का नाम। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका डेटाबेस देखिए यूज हो गया। अब आप इसमें जो काम करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ पर हम एक अदर जीमेल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो हमने जीमेल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने अकाउंट पे क्लिक किया। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस फॉर्म ने मुझे एरर नहीं है। आप इस चीज को समझिए, ये एरर नहीं कहलाता। इस फॉर्म ने मुझे वैलिडेट किया, रोका। उसने कहा यार तुम मेरे डेटाबेस, जब ये डेटा तुम अपने सर्वर पे स्टोर करोगे तो मेरे डेटाबेस को खराब नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि आपको जो फील्ड्स लिखी गई है वो लाजमी उसमें प्रोवाइड करें। देखिए लिखता है यहाँ पर लास्ट नेम ऑप्शनल। चाहता तो ये इसके ऊपर ही एरर देता लेकिन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा मेरे लिए ये फील्ड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको पहला नाम मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसे खाली छोड़कर मेरे डेटाबेस में खाली एंट्री प्रोवाइड करो। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करो। अब यहाँ कोई इंसान तो बैठा नहीं है भाई। अगर आप रियल लाइफ की बात करो, आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म दिया जाता तो आप क्या करते? आप भरते, यूनिवर्सिटी लेके जाते। ले जाने के बाद क्या होता, वहां पर बंदा था। अगर आपको खाली डिटेल देते या कोई ऐसी गलत डिटेल देते तो वो आपको रोकता, रिस्ट्रिक्ट करता। फॉर्म तब तक सबमिट नहीं करेगा जब तक आप उसमें सही इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए वो आप नहीं प्रोवाइड करते, तब तक आपकी फॉर्म की सबमिशन। ऐसे ही होता है ना रियल लाइफ में। तो अब यहाँ पर तो कोई बंदा बैठा नहीं है, तो कोई ऐसा बंदा तो चाहिए जो आपको वैलिडेट करे, रिकॉर्ड खराब ना आप तक पहुंच जाए। तो उसको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर हम वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही मान लो मेरे पास एक अदद टेबल है। एक टेबल है जिसमें, जिसका नाम है प्रैक्टिकल। और या छोड़ो, हम हमारे टेबल का नाम है वर्कर। अब उस वर्कर के टेबल में मान लीजिए वर्कर की आईडी है। वर्कर की आईडी है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का डेटा होल्ड करती है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वर्कर का नाम है, वर्कर का नाम है जो कि वारचार टाइप का डेटा होल्ड करता है। और यहां पर मेरे पास वर्कर की एक अदद ईमेल है। आप समझ लोगे ये एरर दे रहा है, ये एरर नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब ये मेरे पास एक छोटा सा टेबल है। अगर इस टेबल को मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मेरा टेबल यहाँ पर कमांड लिखा हुआ आ जाता है। और अगर मैं अपने डेटाबेस में आ जाऊं तो यहाँ पर देखिए टेबल्स में आ जाऊं तो मुझे वर्कर के नाम से टेबल दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब किसी भी टेबल को फैच करना हो तो आपकी क्यूरी क्या होती है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वर्कर, टेबल का नाम। ये सिंपल आपने क्यूरी को चलाया और आपका टेबल आपके सामने डिस्प्ले हुई। अब हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं। मेरा बंदा आता है, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करता है, इंसर्ट इनटू वर्कर। और वो कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ आईडी को इंसर्ट कर रहा है। गौर से देखिएगा, यहां पर उसने कहा कि मैं बाकी दो वैल्यूज ऐड नहीं करना चाह रहा,
जो कि मेरे लिए नेसेसरी थी। मतलब मुझे तो तमाम डेटा चाहिए ना यूजर से, मुझे एक चीज तो नहीं चाहिए, मेरे लिए तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो इंसर्ट करते वक्त एक ही रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा है। जैसे उसने आईडी इंसर्ट कर दी 1, यहाँ पर इंसर्ट की कमांड को एग्जीक्यूट किया, देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। मैं आपको चला के दिखा दूं, यहाँ पर देखिए बना दी। और बाकी तमाम सेल्स के अंदर जो है वो आपको नल देखने को मिल रहा है, जो हम एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए नल क्यों देखने को मिल रहा है, आइए देखते हैं। अगर मैं वर्कर के ऊपर प्लस के ऊपर इसको खोलूं, तो यहाँ पर मुझे कॉलम्स की डिटेल्स दिखती है। अगर मैं कॉलम को खोलूं, तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, हमें उस कॉलम के साथ उसकी डेटा टाइप तो दिख रही है, साथ साथ हमें एक चीज और भी दिख रही है, नल नाम। ये नल बेसिकली एक कंस्ट्रेंट है। यानी इसका मतलब ये है कि यहां पर भी बाय डिफॉल्ट अगर हमें अपने डेटाबेस के कॉलम को वैलिडेट करना, जैसे हम HTML में अपने फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए HTML के एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड या मिनिमम मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ का इस्तेमाल करते हैं अपने फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए, ताकि यूजर हमें खाली फील्ड्स लेकर ना निकल जाए। तो इस तरह हम अगर अपने टेबल में मौजूद उस कॉलम को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि कोई उसमें खाली डाटा पुट ना कर दे, उसके लिए हम एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट का टॉपिक पढ़ते हैं। यानी इसका मतलब अगर हमें अपने टेबल के ऊपर कोई वैलिडेशन अप्लाई करनी है, तो उसके लिए एसक्यूएल में जिस टॉपिक को यूटिलाइज करेंगे उसका नाम होता है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। क्या नाम होता है? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट वो टॉपिक है जिसके जरिए हम अपने टेबल को रिस्ट्रिक्ट या वैलिडेट कर सकते हैं, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। दोबारा बोल दूं, कोई लिख रहा है तो? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट वो कंस्ट्रेंट है जिनका यूज करके हम अपने टेबल में मौजूद कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट या वैलिडेट कर सकें, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। हाँ? बिल्कुल ऐसे ही होता है सर। आप डेटाबेस में किस चीज के जरिए अपने कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, तो आप क्या बताओगे? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करके आप अपने कॉलम्स को क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या वैलिडेट कर सकते हो। बात समझ में? तो आइए, हमारे पास कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं। नंबर 1, नल कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट? नल कंस्ट्रेंट। पहला कंस्ट्रेंट नल कंस्ट्रेंट। अब नल कंस्ट्रेंट कौन सा कंस्ट्रेंट है? नल कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि आपकी कॉलम को ये अथॉरिटी या ये सहूलत देता है कि कोई भी उसमें अगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करता। नल का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में? कुछ भी नहीं। लेकिन नल इटसेल्फ खुद तो एक वैल्यू है, NULL तो लिखा हुआ है। नल का मतलब वैसे खुद देखो, मैं कहता एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या है? लेकिन एम्प्टी खुद तो एक वैल्यू है, एक वर्ड तो आप यूज कर रहे हो, वर्ड एम्प्टी। तो ऐसे ही नल एक वैल्यू है, लेकिन नल खुद तो इटसेल्फ एक वर्ड है। तो यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि मेरे किसी कॉलम को कोई भी बंदा नल छोड़ सके, तो उसके लिए हम नल कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। तो अभी जब मैंने टेबल बनाया तो क्या मैंने नल कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया? तो इसका मतलब ये है, एसक्यूएल सर्वर में बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करता किसी कॉलम पे, तो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर हर कॉलम के ऊपर खुद से नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देता है। यानी अगर आप कोई कॉलम खाली छोड़ते हो तो वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नल डाल देता है। क्यों? क्योंकि वो नल कंस्ट्रेंट देखो आपको तीनों पे लगा हुआ दिख रहा होगा। क्योंकि मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया अपने टेबल्स को बनाते वक्त कि इसमें एक कंस्ट्रेंट इंसर्ट कर दो, लेकिन नल के नाम से हो। तो मैंने बताया टेबल को बनाते वक्त कंफ्यूज मत होइए, जो सवाल जहन में क्रिएट हो रहा है पूछ लीजिए। क्या मैंने टेबल को बनाते वक्त ये बताया कि मेरे पास नल जो है वो वैल्यू ऐड हो सकती है? तो यानी इसका मतलब ये है कि जब उसने खुद क्रिएट किया तो उसने बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रेंट यूटिलाइज किया जिसका नाम क्या है? नल। नल का मतलब क्या होता है? खाली है, लेकिन खुद एक नल तो एक वैल्यू है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये है कि मैं नल इसलिए छोड़ पा रहा हूं क्योंकि एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट नल कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली खुद से अप्लाई कर लेगा। एक और कंस्ट्रेंट आपके पास होता है, वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट? नॉट नल कंस्ट्रेंट। अब नॉट नल का मतलब क्या है कि आप नल नहीं छोड़ सकते। अब अगर मैं अब पहले तो ये जानिए कि नल कंस्ट्रेंट क्या होता है, आपको समझ में आ गई। अब हम नॉट नल की तरफ बढ़ने लगे। कोई सवाल है अगर नल में तो पूछ सकते हैं आप? नहीं। अब अब मैं बार बार तो टेबल नहीं बना सकता यार, कि मैं हर बार एक नया टेबल बनाऊं उसमें दोबारा रिस्ट्रिक्शन लगाऊं। तो मैं इसी टेबल को उड़ा दूंगा।
तो जब स्ट्रक्चर को उड़ाने की बात की जाती है तो आपके पास डीडीएल कमांड के अंदर एक और कमांड आती है जिसका नाम होता है ड्रॉप कमांड। देखिए स्ट्रक्चर पे जब भी कोई काम करना है तो डीडीएल लैंग्वेज आपको पता यूज करनी पड़ती है, मैं ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूँ अपने लेक्चर में। तो हमारे पास उसमें एक कमांड आती है जिसका नाम होता है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। तो मैंने कहा ड्रॉप कर दो किसको, टेबल, टेबल को। टेबल का नाम क्या था, वर्कर। बस ये आपने कमांड लिखनी है और आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे आपने एग्जीक्यूट किया ये उड़ गया। आपको सर अभी तो दिख रहा है, मैंने आपको बताया था ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता, आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो टेबल पे जाके, डेटाबेस पे जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लो, देखो रिफ्रेश हो जाएगा। देखो वर्कर का टेबल अब आपको नहीं दिखेगा। बात समझ में आ गई, गुड। अब यहां पर मैं टेबल के ऊपर चाहता हूं कि मेरा कोई भी ईमेल जो है वो खाली नहीं छोड़ता। कंस्ट्रेंट हमेशा, कंस्ट्रेंट हमेशा जो है वो आपके पास डाटा टाइप के बाद लगाए जाते हैं, डाटा टाइप से पहले नहीं लगाए जाते। कंस्ट्रेंट हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं आपके पास, डेटा टाइप के बाद। कहाँ लगाए जाते हैं, डेटा टाइप के बाद, ठीक है। डेटा टाइप से पहले नहीं लगा सकते आप। तो मैंने क्या बोला कि मेरा जो कॉलम है वो नॉट नल कभी भी नहीं हो सकता। तो मैंने इस कंस्ट्रेंट को अपनी डेटा टाइप के बाद अप्लाई कर दिया। हर कॉलम के ऊपर आप लगा सकते हो, ऐसे कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट करते रहो। बात समझ में आ गई। तो स्पेसिफिक कॉलम पे लगा रहे हैं हम लोग कि मैंने क्या बोला भाई, मेरे इस ईमेल वाले कॉलम को कोई भी नल नहीं छोड़ सकता। अब मैंने इसको रन किया, आइए इसको रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं आईडी इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए नेम तो इंसर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि नल उस पर कंस्ट्रेंट ऑलरेडी लगा हुआ है। अच्छा इसको भी करने से पहले हम यहाँ पर देख लें एक बार रिफ्रेश करके कि क्या हुआ। ये देख सकते हैं आप, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है। यानी इसका मतलब अगर हम किसी कॉलम पे नल या नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दें तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो कॉलम नल कंस्ट्रेंट नल लगा होता है वो रिमूव हो जाता है और हमारा कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूं। तो क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आईडी तो हमारे पास चलो नल है वो तो जा सकती है, नाम भी नल है वो जा सकती है, लेकिन ईमेल तो हमने नॉट नल रखा है। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया देखिए, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम वर्कर ईमेल टेबल ब्ला ब्ला कॉलम डज नॉट अलाउ नल इंसर्ट फेल। यहां पर देखिए इंसर्शन फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, क्योंकि आपने अपने कॉलम, अच्छा माई स्कूल में क्या होता था, अगर आप नॉट नल लगा चुके हो तो उसमें खाली चले जाता था, एम्प्टी चले जाता था, याद है आपको। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ अलग होता है। यहाँ क्या होता है कि आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने नहीं देगा। बात समझ में आई, गुड। लेकिन अगर मैं वर्कर ईमेल से प्रोवाइड कर दूं तो क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास नॉट नल किसके ऊपर लगा हुआ है, सिर्फ इसी के ऊपर। तो मैंने जैसे इसको इंसर्ट किया आप देखेंगे मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। और अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मेरा आउटपुट आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। डन। आई होप नॉट नल और नल कंस्ट्रेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नल कंस्ट्रेंट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट कॉलम पे एक टेबल बनाते वक्त वो हर कॉलम के, टेबल के हर कॉलम के ऊपर अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप किसी कॉलम को नल नहीं छोड़ना चाहते हो और आप चाहते हो कोई भी से खाली ना छोड़ सके तो उसके लिए आप कौन सा कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करोगे, नॉट नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसमें अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश भी करोगे, मतलब उस कॉलम को नहीं दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा, फिर खाली जाने नहीं देगा। ये हो गया आपका नॉट नल कंस्ट्रेंट, भी आपने पढ़ लिया। नल हो गया, नॉट नल हो गया। तीसरा कंस्ट्रेंट हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि बड़ा जबरदस्त कंस्ट्रेंट है। उसका नाम है आपके पास यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक बेसिकली इसको यूनिक की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। की का कॉन्सेप्ट क्या होता है दुनिया में, व्हाट इज द मेजर या मेन कॉन्सेप्ट ऑफ की। की का कॉन्सेप्ट होता है यूनिकनेस। अगर जो चाबी किसी दरवाजे को खोल सकती है वो चाबी दूसरे दरवाजे को नहीं खोल सकती। यानी उसका बेसिकली मेजरली पर्पज जो होता है वो ये होता है कि हर रिकॉर्ड को क्या रखे, यूनिक रखे, ताकि उसमें सेम रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो सके। तो अगर हम चाहते हैं कि, अच्छा कभी दुनिया में आपने ये देखा कि आपकी जो ईमेल हो किसी और की भी, का नाम आपका सेम हो सकता है। अगर असद नाम का मैं हूं तो किसी और नाम, किसी और बंदे का नाम भी असद हो सकता है, लेकिन आईडी क्या सेम हो सकती है, नहीं। आईडी सेम आपकी नहीं हो सकती, ईमेल आपकी सेम नहीं हो सकती, फोन नंबर आपका सेम नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें जो सेम नहीं हो सकती दुनिया में, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो सेम हो सकती है। तो कभी ये हरकत मत करना नाम के ऊपर यूनिक लगा दिए, ऐसा मत कर देना। तो यानी हमें
ये कंस्ट्रेंट उन्हीं के ऊपर अप्लाई करना होता है जो रियल लाइफ के अंदर यूनिक रिकॉर्ड को अपने पास मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं मेरे ईमेल नॉट नल के साथ साथ क्या करे, यूनिक भी रहे, कि अगर एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगी तो दोबारा से सेम रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो। अभी हमने नहीं लगाया कोई कंस्ट्रेंट, देखते क्या सेम रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकता है। आओ देखते हैं। ये को इंसर्ट हो गया, मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा, ये देखो सेम ईमेल की आपको दोबारा रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत गलत टेक्निक है। तो मैं चाहूंगा रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो अब मैं पहले इस टेबल को ड्रॉप करूंगा, और ड्रॉप करने के बाद तीसरा कंस्ट्रेंट अप्लाई करूंगा। यानी इसका मतलब ये है कि हम एक कॉलम के ऊपर क्या मल्टीपल कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। आप एक कॉलम के ऊपर कई सारे कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्पेस दूंगा और यहां पर क्या लिखूंगा, यूनिक। मैं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ क्या? ये देखिए, यहां पर देखिए, तो मैंने यहाँ पर यूनिक लगा दिए। पूरा नहीं लिखेंगे यूनिक की, बस यूनिक लिखेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी इस कॉलम के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, ये कंस्ट्रेंट बार बार उसको चेक करेगा कि आया उस कॉलम में सेम रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर। तो मैंने इसको रिकॉर्ड टेबल को बनाया, देखिए टेबल बन चुका है। अब मैं काम करूं, चला के भी दिखा दूं, देखिए कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं है। पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूं, ये इंसर्ट हो गया। दोबारा चला के दिखा दूं आपको, दोबारा सेम रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूं, क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए? यहां पर देखिए कह रहा है वायोलेशन कर रहे हो आप। अच्छा पहले इसको रिफ्रेश करके देख लें। ये देखो, यहां पर आप देखिए, अच्छा आपको सर की बनी हुई नहीं दिखेगी। अगर आप कीज में आओगे ना, तो यहां पर आओ, देखो ये देखो, ये बता रहा है यूनिक की लगी हुई वर्कर टेबल के ऊपर, देखो बता रहा है। देखा आपने? कीज के यहाँ पर सेपरेट काम हुआ है, हमारी स्कूल में सब कुछ एक साथ दिखता था। ये कैसे पता चलेगा कि यूनिक की वर्कर के टेबल की कौन सी कॉलम पे हाँ ये आपको देखना पड़ेगा, अगर आप उसको देखना चाहो तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो यार। यहाँ पर आपको आगे चेक करना पड़ेगा कि यूनिक की किसके ऊपर अप्लाई की गई है, यहाँ से चेक होता है वैसे। ये देखना पड़ेगा, इसमें ऐसे नहीं दिखता ये। तो यहाँ देखना है। हाँ और ना लेवल क्या है। बता देता हूँ आपको। इसमें आपको यूनिक ऐसे इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगी यार, नहीं। पता कैसे चलेगा कि अप्लाई नहीं वो तो बना मेकर जो बना रहा है वो बताएगा ना। जो बनाने वाला होता है वो बताता है कि आपको इसमें कौन सी कीज किस कॉलम के ऊपर अप्लाई की गई है। तो ये यूजर को दिखाने वाला टेबल थोड़ी होता है। इसमें यूजर को दिखाने वाला कोई भी टेबल आपके पास मौजूद नहीं है। ये अगर आप ये समझ रहे हो कि यार ये मैं टेबल यूजर को दे दूं, अगर आप टेबल ही यूजर को दे दोगे, तो मेरा एक सवाल है कि हम आज तक इतनी सारी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन क्यों बना रहे हैं? भाई अगर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट ही करना है, भाई फॉर एग्जाम्पल असद आया, असद ने दो शर्टें बाई करनी, तो टेबल में आकर रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे, इंसर्ट ही क्यों चला दे? क्यों इतनी बड़ी वेब बनाई गई हसीन सी की यूजर को इंटरेक्शन हो, यूजर इस तरीके से बाय करे, पूरा प्रोसेस करे, इसीलिए किया जाता है ताकि यूज डेटाबेस डायरेक्टली किसी यूजर के हैंडओवर ना किया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आप किसी कॉलम को, अच्छा एक चीज देखो ना, ये ऑटोमेटिक बता भी तो रहा है आपको कि किस कॉलम के ऊपर लगी हुई है, देखो ये अपने एरर में जो मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है उसमें ये बता रहा है आपको कि मैंने किस कॉलम के ऊपर इस की को सेट किया और किसकी वजह से डुप्लीकेशन आ रही है। ठीक है? जब आप सेम रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे ना तो वो आपको बता देगा कि किस जगह पे वो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आई होप यूनिक कंस्ट्रेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नल हो गया, नॉट नल हो गया, यूनिक कंस्ट्रेंट हो गया। अभी इसने एक चीज और पूछी, यहां पर इस कंस्ट्रेंट की बात की, ये ऐसा कंस्ट्रेंट वर्क नहीं करेगा। दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर nullable SQL not null constraint by default a column can hold null values, the not null constraint enforce a column। ये जो तुम बात करी nullable, ये MySQL के लिए इस्तेमाल किया जाता है, SQL सर्वर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए सवाल किया है तो क्लियर करके भेजूंगा। इसने कहा सर नल लेबल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? नल लेबल खुद इटसेल्फ, नल लेबल का मतलब होता है कि आप उसे नल छोड़ सकते हैं।
तो ऑलरेडी आपके पास बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यानी नल लेवल तो ऑलरेडी मौजूद होता है नल के नाम से। नल लेवल का मतलब क्या होता है कि आप किसी कॉलम को क्या कर सको, नल छोड़ सको, नल छोड़ सको। तो यहाँ आपको नल कंस्ट्रेंट क्या कर रहा है, वही काम तो कर रहा है जो आप करना चाह रहे हैं, यानी नल लेवल ही तो काम कर रहा है। अरे ये जब आप किसी कॉलम में कोई वैल्यू नहीं डालते तो वो क्या बाय डिफॉल्ट क्या कर देता है, उसमें नल इंसर्ट कर देता है, यानी नल अलाउ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने दो कंस्ट्रेंट पढ़ लिए, तीन पढ़ लिए। एक हो गया नल कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट और यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि सेम रिकॉर्ड की डुप्लीकेशन को रोकता है। बात समझ में आ गई। एक चीज हमने और पढ़ी कि अगर हमें एक से ज्यादा कॉलम, एक कॉलम के ऊपर एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट अप्लाई करने हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं, हम जितने चाहे पास करना चाहे यहाँ पर पास कर सकते हैं। एक और बात, क्या सर ये की एक ही कॉलम के ऊपर अप्लाई हो सकती है? जी नहीं, आप यूनिक की को मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे नाम भी सेम नहीं चाहिए तो सामने मुझे आईडी भी सेम नहीं चाहिए तो मैं यहाँ भी लगा दूँ। यानी इसका मतलब ये है कि मैं इन कंस्ट्रेंट को मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकता हूँ कि जितने कॉलम को इस्तेमाल करना चाहूँ सारे कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। आगे बढ़े। इसके बाद जो हमारा कंस्ट्रेंट आता है वो आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। क्या आता है, और सबसे अच्छा मजेदार कंस्ट्रेंट होता है ये। देखिए अगर आप चाहते हैं कि किसी कॉलम में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया जा रहा तो उसमें बाय डिफॉल्ट खुद से एक वैल्यू सेट हो जाए। जैसे एग्जांपल कंट्री एक बहुत अच्छी एग्जांपल होती है इसकी, कि एग्जांपल के तौर पर मैं यूं मान लेता हूं कि कोई बंदा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है और उसमें एक और कॉलम है स्टूडेंट कंट्री, वर्कर कंट्री के नाम से, वर्कर किस कंट्री का है। अब उसने इंसर्ट किया रिकॉर्ड, लेकिन ऑब्जर्व कीजिए या इमेजिन कीजिए कि उसने कंट्री प्रोवाइड नहीं किया। तो मैं चाहता हूं अगर वो कंट्री प्रोवाइड ना करे तो उसमें नल लेटर ना जाए, बल्कि उसमें बाय डिफॉल्ट एक पाकिस्तान सेट रहेगा। लेकिन जब अगर वो कंट्री प्रोवाइड कर देता है तो वो कंट्री उसमें जाके इंसर्ट देता है। तो मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू एक सेट करता हूँ कि यार ये इसकी इनिशियल वैल्यू है कि अगर कोई बंदा रिकॉर्ड इंसर्ट ना भी करे इसका तो वो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें जाके सेट हो जाए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और कॉलम है वर्कर कंट्री के नाम से, जिसमें बादशाह टाइप का डेटा आ सकता है, और मैं चाहता हूं कि यार इसमें डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर दूं। तो यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को कैसे यूज करते हैं, आप लिखोगे डिफॉल्ट, उसके बाद आप ये चेक करोगे कि आपने इस कॉलम की डेटा टाइप क्या रखी है। हमने क्या रखी है, तो वारचार किस तरह डेटा पुट किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास पुट कर दी और मैंने डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी पाकिस्तान। मैंने क्या बोला कि जैसे ही कोई बंदा रिकॉर्ड इंसर्ट करे अगर वो अपना कंट्री प्रोवाइड नहीं करता तो डिफॉल्ट में क्या चला जाए, पाकिस्तान। तो पहले मैं इस टेबल को ड्रॉप करूंगा, फिर मैं इस टेबल को दोबारा से बनाऊंगा और उसके बाद चेक करा दूंगा कि भाई देखो खाली है, रिकॉर्ड आ रहा है। अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट करते वक्त देखिए मुझे जो चीज नॉट नल नहीं छोड़ सकता वो मैंने यहाँ पर पास कर रखी है। अब मैं कंट्री भी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ तो क्या रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, पाकिस्तान आना चाहिए उस टेबल के अंदर। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि मैंने जैसी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी तो अब क्योंकि मैं उसमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पे वैल्यू को उठाया पाकिस्तान और उस कॉलम के अंदर उस वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं कंट्री ऐड कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं कंट्री ऐड कर दूं तो जो कंट्री आप ऐड करेंगे वो कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया फिनलैंड। अब क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी ईमेल जो है वो सेम है और सेम ईमेल रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता। मैं चेक करा दूं फिर भी, ये देखिए वो कह रहा है आप वायोलेशन कर रहे हो। तो मैंने इसमें चेंजेस करी और यहाँ पर चेंजेस करने के बाद मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। देखिए आउटपुट में आपको यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कंट्री प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपका वो कंट्री इंसर्ट कर देगा, लेकिन अगर आप कंट्री प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट में जो वैल्यू सेट होगी वो आपकी कॉलम के अंदर या आपके सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको डिफॉल्ट, यूनिक, नल और नॉट नल कंस्ट्रेंट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। अब चौथा कंस्ट्रेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, पांचवा, पांचवा कंस्ट्रेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है चेक कंस्ट्रेंट। क्या है, चेक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एक और कॉलम है वर्कर की एज के नाम से। किसके नाम से, एज किस टाइप की होती है, इंटीजर्स यानी नंबर्स टाइप की होती। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरे इस टेबल में सिर्फ वही लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कर सके जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जो बालिग लोग हैं। और अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बंदा रिकॉर्ड इंसर्ट करता है तो ये इसको रिस्ट्रिक्ट करे और रोके कि यार तुम्हारा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या लगाना चाह रहा हूँ, मैं लगाना चाह रहा हूँ कंडीशन।
चेक करो ना बार बार, क्या चेक करो कि उम्र क्या हो, 18 अबव हो। तो जब आपको कंडीशंस बनाने की बात की जा रही है, आपको रिस्ट्रिक्शन ऐसी कोई वैलिडेशन जहां पर आपको लॉजिक लिखनी पड़े, उसके लिए आप एक कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है चेक कंस्ट्रेंट। यानी अगर आपको कहीं पर भी कोई कंडीशन बनानी है तो उसके लिए आप जिस कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको चेक कंस्ट्रेंट बोला जाता है। तो मैं यहां पर लगाऊंगा चेक, और चेक को लगाने के बाद अब ब्रैकेट बना लीजिए। अब आप इस चेक को किस कॉलम के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, एज। तो आपने इस कॉलम का नाम दिया कि चेक करो वर्कर की एज क्या 18 साल से ज्यादा है, तो आपने लॉजिक लिख दिया। चेक करो, जब वो इस कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा होगा तो क्या चेक करेगा, चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि जो वर्कर की एज है वो क्या है, 18 अबव होनी चाहिए। पहले इस टेबल को रिमूव करेंगे, दोबारा बनाएंगे और चेक करेंगे खाली है। मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, क्यों, ये वर्कर की एज इसमें डिफाइन है, तो जब डिफाइन नहीं तो क्या आ जाएगी, नल। देखते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, नल जा सकती है, मैंने नंबर्स की बात की है। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया देखो। लेकिन अगर यही मैं यहां पर वर्कर की एज लिख दूं, मैंने लिखा वर्कर की एज है एग्जांपल, वर्कर की एज है 12 साल, क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। पहले तो वो रोकेगा ईमेल के ऊपर कि ईमेल से मैंने चेंज कर दिया, अभी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उम्र क्या है, 12 साल। आओ चेक करें, कह रहा है चेक कंस्ट्रेंट ने इसको चेक किया है और उसने बोला कि आपकी जो सिंपल है उसे बस वर्क बता दिया कि यार कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इश्यूज आ रहा है चेक कंस्ट्रेंट की वजह से। क्यों इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र कितने में ऐड होगी, 18 अबव। लेकिन अगर मैं 18 लिख दूं क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उम्र क्या 18 अबव, देखो तब भी नहीं हो रहा। अगर मैं 19 लिख दूं, देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए, देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। और यहाँ पर आउटपुट देख लीजिए, आपको दिखने को मिलेगा। चेक कंस्ट्रेंट आपको तब यूज करना है जब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई ऐसी लॉजिक लगानी हो, जब आप चेक करते हुए कि यार इसको वैलिडेशन अप्लाई करो या ना करो। ठीक हो गया, तो आपने कौन कौन से कंस्ट्रेंट पढ़ लिए सर, नल, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट और चेक कंस्ट्रेंट आपने पढ़ ली। अब एक और कंस्ट्रेंट हमने पढ़ने जा रहे हैं, उस कंस्ट्रेंट का नाम है प्राइमरी की। क्या नाम है, आई नो यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं वो एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल को एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जानते हैं, तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब कुछ सेम ही दिख रहा है, आपको कुछ इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। अब अभी तो सर आपने की पढ़ाई थी यूनिक की, अब ये नई कौन सी की आ गई, जब उस की से काम हो रहा था तो दोबारा चाबी लाने की जरूरत क्या थी, चाबी तो यूनिकनेस क्रिएट करती है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी उस की के अंदर, मैं आपको बता दूं। देखिए, हम पहले टेबल को उड़ाते हैं और फिर समझेंगे यूनिक में क्या क्या मसला था। अगर मैं इसके साथ नॉर्मल हटा देता हूं और सिर्फ क्या अप्लाई कर देता हूं, यूनिक, और मैं अब इस रिकॉर्ड को टेबल को बनाता हूं, तो मैं अब इस टेबल को बनाता हूं, ये टेबल मैंने बना दिया, और अब मैं सिलेक्ट की कमांड से दिखाता हूं। अब मैं इसमें ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने लगा हूं, तो मैं इस बार ईमेल नहीं देता क्योंकि हमने नॉर्मल हटा दिया, देखा ना भी आपने। लेकिन उसमें कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, यूनिक। आइए देखते रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या नहीं होता, ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो क्या हुआ होगा ये देखते हैं, ये देखो नल चला गया। अब दोबारा से सेम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाना चाहिए। देखिए यूनिक ने वायोलेट किया, यूनिक ने क्या बोला कि पहले नल जा चुका था, अब दोबारा से नल जाने, यानी इसका मतलब ये है कि यूनिक फर्स्ट टाइम अगर कोई रिकॉर्ड ना दे तो भी रिकॉर्ड को जाने दे रहा है, दे रहा है ना। देखिए सब नल चला गया, यहाँ देखिए ना। यूनिक की में क्या हुआ, यूनिक का मतलब होता है यूनिकनेस को क्रिएट करना। अब वो देखिए, जब आपने फर्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट किया और आपने उसने ईमेल को प्रोवाइड नहीं किया, अब उसने जाके चेक किया, क्या उसे चेक किया, चेक किया कि यार पहले से नल मौजूद तो नहीं है, नल का स्टेट तो अप्लाई हो जाता है कॉलम के ऊपर। तो उसने क्या किया, नल ऐड कर दिया, नल ऐड हो चुका है, नल itself तो कुछ एक वैल्यू है। अब जब दोबारा से मैंने सेम रिकॉर्ड दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश की, तो उसने क्या बोला कि नल पहले से मौजूद है, नल नाम का दोबारा रिकॉर्ड एग्जिस्ट करने, यदि इसका मतलब ये है कि आप उसमें खाली रिकॉर्ड एक दफा जा रहा है, जहां तो एटलीस्ट रहा है। तो अब हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब मान लो कल को आप अपने स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर रहे हो। अब उसमें ये प्रॉब्लम तो आ सकती है ना कि आप चाहोगे कभी किसी बच्चे की आईडी खाली चली जाए, नल चली जाए। अगर नल चली गई तो क्या होगा सर,
उस बंदे का रिकॉर्ड ही आप फैच नहीं कर सकते। आपके पास उसकी आईडी थोड़ी है, वो तो नल लिखा हुआ है, नल है, खाली है। तो आप उस बंदे का कभी भी रिकॉर्ड फैच नहीं कर सकते और ना ही उसकी कोई पहचान बन पाएगी। तो इसीलिए हमारे पास एक और की आई जिसका नाम था प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ऐसी की होती है, उसके दो रूल्स होते हैं। एक, कभी खाली नहीं छोड़ सकते, यानी इसका मतलब कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है उसके ऊपर, नॉट नल, खाली नहीं छोड़ सकते, और हमेशा यूनिक रहेगी। दूसरा कंस्ट्रेंट कौन सा होगा, यानी इन दो कंस्ट्रेंट को मिलाकर एक की बनाएगी जिसका नाम क्या था, यानी अगर देखो, जब तक आपने नॉट नल और यूनिक लगाया हुआ था तब तक तो सही काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें से नॉट नल हटाया तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि नल रिकॉर्ड जाने लगा। तो हमारे पास एक ऐसी की है, वो कहती है यार दो अलग अलग कंस्ट्रेंट की जगह अप्लाई करने की जगह आप एक ऐसा कंस्ट्रेंट लगा सकते हो जो रिकॉर्ड को कभी खाली भी जाने नहीं देती और हमेशा यूनिक रखती है। तो इस की का नाम है प्राइमरी की। प्राइमरी की का तीसरा रूल भी है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, एक टेबल में एक ही दफा हो सकती है, एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं बन सकती। मतलब जैसे यूनिक की को मैं मल्टीपल कॉलम पे लगा पा रहा था, तो प्राइमरी की को मल्टीपल कॉलम पे मैं सेट नहीं कर सकता। वो एक टेबल में एक ही कॉलम के ऊपर हो सकती है, मल्टीपल कॉलम के ऊपर नहीं हो सकता। और वो भी हम पता किस कॉलम के ऊपर लगाते हैं, उस कॉलम के ऊपर जिसको हमें हमेशा एज आईडी रिप्रेजेंटेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की आईडी, वर्कर की आईडी, टीचर की आईडी, एम्प्लॉय की आईडी, कोई भी आईडी, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्राइमरी की हमेशा एक टेबल में एक ही हो सकती है, हमेशा कभी खाली नहीं हो सकती, दूसरा हमेशा रिकॉर्ड को यूनिक रख सकती है। तो ऐसी की कौन सी की कहलाती है, तो मैं चाहूंगा ना मेरी जो आईडी है वो प्राइमरी की बन जाए। तो मैंने क्या किया, और ये किन दो कंस्ट्रेंट से मिलकर बनी है, तो मैंने क्या बोला, मेरी आईडी को क्या कर दो, प्राइमरी की ला से। इसके लिए आपको पूरा लिखना पड़ता है प्राइमरी की, यूनिक के साथ की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि प्राइमरी के साथ प्राइमरी की लिखने की जरूरत पड़ती है। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया। अब इस टेबल को मैं ड्रॉप कर दूं अगर, और रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, ये देखिए। अब क्या इस टेबल में, देखो और से, आईडी मौजूद है, तो क्या प्राइमरी की अलाउ करेगी कि खाली रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, नल भी जाने नहीं देगा, देखा आपने। तो इसका मतलब अब वर्कर आईडी क्या हो गई है, नेसेसरी हो गई है। तो और दे रहे थे वर्कर आईडी, मैंने आईडी दे दी 1, अब इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो गया, चला के देख लो, देखो रिकॉर्ड आ गया होगा 1, आ गया। दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, हो जाएगा, क्यों, प्राइमरी की यूनिकनेस के ऊपर बरकरार रखती है, कभी भी सेम रिकॉर्ड जाने। तो देखो रिकॉर्ड रोका और यहाँ पर 2 कर, डन। आई होप समझ में आ गया कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट किस तरीके से काम करता है। रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, क्यों, सॉरी, हाँ देखो दोबारा हमें ईमेल देनी पड़ेगी, गुड, ऐसे ही जागते रहो। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, ईमेल asad@gmail.com। मैंने इस रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, ये इंसर्ट हो गया, मैंने चलाया, यहाँ पर देखिए आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल गया, डन। तो आई होप आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आईडीज हमें बार बार डालनी पड़ रही है, 1 2 खुद लिखना पड़ रहा है। क्या ऐसा ना होता कि आईडीज अपने आप खुद ब खुद ऐड ऑन हो रही होती, आईडीज खुद ही इंसर्ट हो रही होती, हमारा काम आसान हो जाता, हर बार वो खुद ही यूनिक आईडी डाल रहा होता। तो हमारे पास इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है आइडेंटिटी। क्या नाम है भाई, इसके में ऑटो इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पर हम उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मतलब पहचान। तो अब मैंने क्या बोला कि मेरे इस कॉलम को क्या बना दो, एक तो प्राइमरी की लगा, दूसरा आईडीज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऐड हो रही हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा आइडेंटिटी, उसके बाद ब्रैकेट बनाने। अब आईडी कहां से करना शुरू करें, मतलब आपने स्टार्टिंग कहां से करनी है आईडी की, 1 से 2 से 3 से 9 से 1000 से, कहां से करना चाहते हो, 1 से। उसके बाद उस 1 आईडी के बाद कितने नंबर इंसर्ट हो कि दूसरी आईडी आए, या कितने नंबर प्लस हो कि दूसरी आईडी आए। 1 के बाद 2 चाहिए, तो 1 में कितना प्लस हुआ, तो मैंने कहा एक नंबर का ऐड प्लस करके हर बार एक नई आईडी जनरेट करो। बात समझ में आई, जब मैंने कहा नहीं, हर बार 2 नंबर का ऐड करो, एक नई आईडी जनरेट करो, मतलब 1 है तो दूसरी कौन सी होगी, 3 के बाद, शाबाश, आओ रन करके देखते हैं। चलाया, बन गया। अब मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि हमने इसमें आइडेंटिटी लगा दिया है। अब मैंने चलाया, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, पहला रिकॉर्ड किस पे आया, 1 पे। दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, ईमेल चेंज करी मैंने, इंसर्ट, ये देखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे कंस्ट्रेंट अच्छे से समझ में
आ गए होंगे। कोई सवाल यहाँ पे किसी का, कोई इशू किसी को? कंस्ट्रेंट समझ में आ गया? एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? वो रूल जिसके जरिए हम अपने टेबल के कॉलम को रिस्ट्रिक्ट या वैलिडेट कर सकें, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। हमारे पास नल, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी की और आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट होते हैं। हर कंस्ट्रेंट का अपना स्पेसिफिक यूज होता है। जैसे नल की अगर हम बात करें तो नल कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कॉलम को किसी अलाउ करने के लिए, नल वैल्यू अलाउ करने के लिए यूज किया जाता है, और ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है, हमें लगाने की जरूरत। नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या करता है कि आपकी कॉलम में किसी भी सेल को किसी भी खाली वैल्यू को इंसर्ट करने नहीं देता। और यूनिक की बात करें तो हर कॉलम को यूनिक रखने की कोशिश करता है कि फिर सेम रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो जाए। डिफॉल्ट की बात करें तो डिफॉल्ट क्या करता है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करके देता है, यानी किसी कॉलम को अगर आप खाली छोड़ते हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज पे जाके सेट हो जाती है। चेक की बात करें तो चेक कंडीशन को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर आपको किसी कॉलम के ऊपर कोई कंडीशन बनानी है कि कंडीशन चेक करो, अगर वो सही है या गलत, उसके बिहाफ पे आउटपुट इंसर्ट करो, तो आप चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। प्राइमरी की आपके पास एक ऐसी की है जो कि कभी खाली नहीं हो सकती, हमेशा यूनिक होगी, और तीसरी बात, एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसी की को प्राइमरी की कहा जाता है। ये ज्यादातर हम लोग अपनी आईडीज को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है आपको आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। आइडेंटिटी आपके पास क्या करती है? कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली उस वक्त रिकॉर्ड आईडीज को इंसर्ट कर रही होती है, और आप चाहो तो उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक आईडी स्टार्ट कर सकते हो। कितने नंबर ऑफ इंक्रीमेंट पे आईडी ऐड हो दूसरी, वो उसके लिए आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आपको कंस्ट्रेंट का टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए क्लास में, कुछ सवाल। और अभी एक और होता है, इंडेक्सल फॉर्म नहीं पढ़ेंगे। कंप्लीट इतना यही होता है, एक इंडेक्सल भी होता है, वो अभी हम इसमें कवर नहीं कर रहे। डन। अगर आप वेबसाइट के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर अगर आप सर्च करना चाहते हो, आप सर्च कर सकते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये माई एसक्यूएल की दिखाएगा बेसिकली आपको। तो ये देखिए, ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। एक और होता है फॉरन की, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, वो बाद में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको। बाकी तो देखिए, ये दो आप पढ़ चुके हैं, एक इंडेक्स लगेगी। ठीक है, तो आई होप आपने सारे कंस्ट्रेंट को अच्छे से पढ़ लिया। ये एक अच्छी वेब है जहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में लिखी हुई होती है। अगर आप यहाँ से भी पढ़ना चाहो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये एक अच्छी वेब है जिससे आप अच्छी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।